प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक ब्लॉग लिखा। प्रधानमंत्री ने इस भव्य आयोजन को युग परिवर्तन की आहट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है और ये संदेश है विकसित भारत का। उन्होंने इस आयोजन को एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देशवासियों की ओर से किए गए परिश्रम से अभिभूत पीएम मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से साझा किए गए एक आलेख में प्रधानमंत्री ने इस भव्य आयोजन को एकता का महाकुंभ बताया और कहा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वह सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। ऐसा ही दृश्य महाकुंभ में देखा गया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटी और सभी ने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। पीएम ने आलेख में लिखा कि विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों की संख्या में त्रिवेणी संगम, इतनी बड़ी संख्या में जुटे लोगों को देख पूरी दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री ने आलेख में युवा पीढ़ी का जिक्र करते हुए युवाओं को संस्कारों और संस्कृति का वाहक बताया। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी ने के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। 45 दिनों तक चले महाकुंभ ने न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम में पुण्य स्नान का अवसर दिया, बल्कि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी 3 नए कीर्तिमान दर्ज किए। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन साबित हुआ। महाकुंभ के दौरान अलग अलग स्थानों गंगा की सफाई कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से सफाई अभियान चलाया गया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। महाकुंभ में 10,102 लोगों ने मिलकर एक विशाल हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता का संदेश दिया। पेंटिंग में इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इस बार महाकुंभ में 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ मिलकर पूरे मेले को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया और नया गिनीज रिकॉर्ड कायम किया। इन रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट आज सौंपे गए। महाकुंभ के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। अप्रैल महीने से सफाई कर्मियों को 16,000 का मानदेय मिलेगा। ये योजना उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्होंने महाकुंभ के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया। महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के लिए योगी सरकार ने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। बीमा कवर से सरकारी और अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ये बीमा कवर अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। मानदेय सीधे सफाई कर्मियों के खाते में पहुंचेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है। इस बीच सदन में पिछली आप सरकार की आबकारी नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। भाजपा के कई विधायक शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने केजरीवाल सरकार और उनके नेताओं को घेरते हुए कहा कि शराब नीति के जरिए खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। केजरीवाल ने पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई हैं। शराब माफिया और सरकार का पूरा गठजोड़ था। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कैग ने शराब नीति अनियमितता और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस नीति से दिल्ली को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को तत्काल प्रभाव से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। अध्यक्ष ने यह मान्यता वेतन एवं भत्ते अधिनियम 2001 की धारा 2 के तहत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 7 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। वहीं नई मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने के लिए कई पुराने मंत्रियों का विभाग भी बदला गया है। पहले जो मंत्री एक से अधिक विभाग संभाल रहे थे, अब उनके कुछ विभागों को नए मंत्रियों के बीच बांटा गया है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार बीजेपी कोटे से मंत्री बने संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय सरावगी को बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार का मंत्री बनाया गया है। वहीं जीवेश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विकास, सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। इसके अलावा राजू सिंह को पर्यटन मंत्री, मोतीलाल प्रसाद को कला एवं संस्कृति मंत्री, कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। पुराने मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि और खनन, वहीं नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग मिला है। सीबीएसई पर आरोप लगाए गए थे कि 10वीं कक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा के विषयों की सूची में पंजाबी भाषा को हटा दिया है। इस विवाद पर बोर्ड ने बुधवार को सफाई दी कि कोई भी विषय हटाया नहीं गया है। पंजाबी समेत अन्य सभी विषय पहले की तरह बने रहेंगे। सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करने का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे को बोर्ड ने 25 फरवरी को फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड द्वारा जारी ड्राफ्ट में पंजाबी भाषा नहीं है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बोर्ड के वर्तमान विषयों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी उपलब्ध कराए जा रहे सभी विषय पूर्व की भांति जारी रहेंगे। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि माइनिंग सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए ऑफशोर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 में अमेंडमेंट करके काम कर रही है। GSI 450 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किया है। एक्सप्लोरेशंस का इफेक्टिव एफिशिएंट डेटा एक्वायर करने के लिए हेलीबोर्न, जियोफिजिकल सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, ड्रोन्स जैसे अलग अलग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि PSU KBIL यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करने और लिथियम को भारत लाने का एक्शन प्लान शुरू किया गया है, जिसके लिए कई देशों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका बीच में भी एक MOU हुआ है। अभी रिसेंटली लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भारत और इजराइल के बीच में भी क्रिटिकल मिनरल्स पे और माइनिंग सेक्टर का दृष्टिकोण से एक जो MOU कैबिनेट ने अप्रूवल किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया। इस पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताएं और मंत्रालय के कर्मियों द्वारा लिखे गए सरकार की नीतियों पर लेख शामिल हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों, जो समावेशिता और विविधता में एकता को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग के रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हिंदी को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और भाषा को भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ने वाला सूत्र बताया। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना और उन्हें हिंदी में अपने दैनिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पत्रिका का ई संस्करण रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को भी केंद्र की हर योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने से दिल्ली के कार्यों की गति दोगुनी होगी। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के आधारभूत विकास और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ भविष्य में केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के सतत विकास और विकसित भारत 2047 के संकल्प में हरियाणा की भागीदारी पर भी चर्चा की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण दुर्घटना का शिकार हुई भारतीय छात्रा नीलम शिंदे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। नीलम का बीते 14 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था। नीलम के घर वालों ने केंद्र सरकार से अमेरिकी वीजा के लिए गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने नीलम शिंदे के माता पिता को तत्काल अमेरिका वीजा जारी करने का मामला उठाया है। अमेरिका नीलम शिंदे के परिवार को जल्द वीजा प्रदान करने की औपचारिकताओं पर काम भी कर रहा है। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने फ्रांस के कॉर्पियागे में स्कॉर्पियन डिवीजन द्वारा लाइव फायरिंग का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान फायरिंग में नए शामिल किए गए जैगुआर, ग्रिफॉन और सर्वल वाहनों द्वारा एकीकृत फायरिंग का प्रदर्शन किया गया। साथ ही इन सभी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 24 से 27 फरवरी तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पुणे पुलिस ने सबारगेट बस अड्डा पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़ी की तलाश में पुलिस की 13 टीम जुटी हुई है। वह मंगलवार की सुबह हुई घटना के बाद से फरार है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि गाड़ी के बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। गाड़ी के खिलाफ पुणे और पास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और वह इनमें से एक अपराध में 2019 से जमानत पर बाहर था। और पुणे में हुए युवती से दुष्कर्म मामले को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए जो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की है। पुणे दुष्कर्म मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश रामदास कदम ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अभी जो आरोपी है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आरोपी है पकड़े जाएंगे और उनका संभाव्य लोकेशन ये हमें मिल चुका है। जो आरोपी है बेसिकली ही इज एन अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड नेवर हैव एनी they never have any they don't have any caste background. We don't see it as a political figure. We see them as an accused and he will be treated as an accused. We don't care, the police doesn't care if he is connected to any political person. That will not affect the action which we are going to take on him. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
है।